हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सीटेट सेकंड पेपर एसएसटी की, ठीक है ना। तो आज से हम सीटेट जो जुलाई में आपका होने वाला है उसका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का हम जो एसएसटी आपका पे है, ठीक है ना, जो 60 नंबर का एसएसटी है इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो डेली हमारा प्रैक्टिस रहेगा जिसमें आपका मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर दोनों ही मिक्स रहेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ हम उसके जैसे हमने प्रश्न कर लिया उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे और डिटेल्स भी थोड़ा थोड़ा देखने की उसमें आप समझेंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ में आपका व्याख्यात्मक भी रहेगा और आपका प्रैक्टिस तो रहेगा ही रहेगा। तो आज से हमारा स्टार्ट रहने वाला है पहला सेट रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी क्लास की मिलती रहे, ठीक है ना। तो जुलाई में आपका ये पेपर होगा और शुरुआत करते हैं हम आज के क्लास की, ठीक है ना। जुलाई तक ये क्लास चलेगी आपकी। और बात करें यहाँ पे तो सबसे पहली बात तो सीटेट 2 जुलाई 2024 का पेपर है, ये सेकेंड पेपर है और ये प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही रहेंगे। यानी आप प्रैक्टिस सेट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है ना उनको भी इसी प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। साथ में आपके लिए एग्जाम्पल्स भी रखे गए हैं साथ उसके प्रश्नों के। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की और हमारे सामने पहला प्रश्न है भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना आपका झारखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में। तो जो भिलाई इस्पात कारखाना है ये आपका स्थित है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ में बात करें यहाँ पे तो नोट करके पॉइंट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सेल है, और इस सेल की स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना ये जनवरी 1954 में 1954 में की गई थी। तो इसकी स्थापना पूछ सकता है कहाँ पर हुई, तो ये आपका हुआ था कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। बात करें एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो पेडागोजी है वो तो छोड़ देंगे आप, लेकिन यहाँ से आपके बीपीएससी अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं टीआरई की तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एसएसटी आपके हर पेपर में आता है। हालांकि सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा पूछा जाता है, तो जहाँ पे पेडागोजी आएगा आप वो नहीं देखिएगा, लेकिन फैक्ट्स तो आप देख ही सकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई के स्टूडेंट हैं तो फैक्ट्स आप देखते रहिए, ठीक है ना। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है स्लाइड मेरा ये क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा हो गया है, कल से बड़ा रखूँगी, ठीक है ना। हम हिंदी वाला ले लेते हैं। निम्नलिखित चलों में से कौन सी औषधि सेल का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये सेल है, ठीक है ना। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है, तो ये संगमरमर, स्लेट, शॉल या फिर ग्रेनाइट। तो इसमें आपका आ जाएगा सी, ठीक है ना, सी आ जाएगा। और इसमें अगर बात करूं तो चट्टान नोट करके लिख लीजिएगा। चट्टान आपका 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और आपका एक आता है लास्ट रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना। तो जो रूपांतरित चट्टान है यही आपका क्या होता है, संगमरमर बनता है, ठीक है ना, संगमरमर, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे जो आग्नेय चट्टानें हैं तो आग्नेय चट्टान से ये औषधि चट्टान बनती है, औषधि से रूपांतरित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा हमेशा किधर होती है, सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व की ओर। तो जो पुच्छल तारा का जो पूंछ होता है, पुच्छल तारा का जो पूंछ होता है ये सूर्य से दूर होता है, क्या,
सूर्य से दूर होता है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य से दूर होता है। और बात करें यहाँ पे तो नोट करके एक लिख लीजिएगा आप, हेलेका धूमकेतु, ये जो है ना, जो हेलेका धूमकेतु है ये 76 साल के अंतराल में दिखाई पड़ता है, यानी 76 साल बाद दिखाई देगा। ठीक है, एक बार दिखाई देता है, उसके बाद 76 साल बाद फिर दिखाई देता है। ठीक है, तो इतने अंतराल इनकी होती है, किसकी, हेलेका धूमकेतु की। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? तो नतीलंब घाटी, जिसे आप स्ट्राइक वैली कहते हैं, समपनती, एंटीक्लिनोरियम, हॉगबैग और ग्राबेन। तो जो आपका भ्रंश से संबंधित है वो है आपका ग्राबेन। ठीक है ना, ग्राबेन क्या है, आपका भ्रंश से संबंधित है। और इसकी जो पीडीएफ है, मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर फॉलो करके टेलीग्राम पर आप ये जो पीडीएफ है प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? और नेगेटिव पूछा है तो हमें नेगेटिव पर ही जाना है, पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव पे जाना है। अरबिया, अटाकामा, गोबी या फिर कालाहारी। तो यहाँ पे बात करूँ तो जो अटाकामा है ना, अटाकामा ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ठंडा मरुस्थल, ठीक है, सूखा ठंडा मरुस्थल है ये। ठीक है, तो ये चिली के पास पाया जाता है, चिली में। ठीक है ना, ये कहाँ पाया जाता है? चिली। अच्छा, यहाँ पे गोबी दिखा रहा है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ठीक है, गोबी का मरुस्थल। और यहाँ पे अगर बात करें तो सहारा मरुस्थल क्या है, नोट करके लिख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछता है, कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। फिर आपका आता है काराकुम मरुस्थल, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल आपका कहाँ पर है? तो ये उत्तरी चिली में स्थित है। ठीक है ना, तो जो चिली देश है उसके उत्तरी में पाया जाता है। फिर आपका दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, थार का जो मरुस्थल है एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, थार का, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, बात करें भारतीय संविधान का भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ठीक है ना, कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसमें जो भाग 3 है ये संविधान का मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 ही मौलिक अधिकार हैं। तो 7 में से 1 माइनस हो गया, तो वो कौन सा अधिकार था जो कि हटा दिया गया? तो वो आपका संपत्ति का अधिकार था। ठीक है ना, जो संपत्ति का अधिकार था वो हटाकर उसे कहाँ कर दिया जाएगा? 300A में कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी बना दिया गया है संपत्ति को। तो यहाँ पे वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। ठीक है ना, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, कौन कौन से, और उसके आर्टिकल भी देख लीजिए कितने, कौन से आर्टिकल में है। समता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल में समता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में 19 से लेके 22 आर्टिकल तक बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। इसमें जो आपका बच्चे हैं, 24 का आर्टिकल 24 में बच्चों के यानी ऐसी खतरनाक जगहों पे उनको मजदूरी ना करवाना, कोई काम ना करवाना, यानी 18 से कम बच्चा कर रहा है, यानी 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी फैक्ट्री कारखाने में काम कर रहा है तो कानूनन अपराध होगा। ठीक है ना, और 23 में आपका है किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी ना करवाना, चाहे वो किसी भी एज का हो। ठीक है ना, तो इसमें शोषण के विरुद्ध की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 आर्टिकल के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 आर्टिकल 32
कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, अपना जाकर, यानी 32 कहता है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। और नोट करके यहाँ पे लिखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए जो संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था क्या, 42वां, 73वां या फिर 86वां। तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायत का। जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायत से संबंधित है आपका, और एक आपका आता है 74वां संविधान संशोधन, तो वो आपका नगर से संबंधित है, ठीक है ना, नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद की बात करें, नोट कर लीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया कि जो राज्य ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए क्या किया गया है, कदम उठाया गया है। तो जो 40 है अनुच्छेद, आर्टिकल 40 में ये सारी बात कही गई है। आर्टिकल 40 में ही आपका पंचायत के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत को गठित करने के बारे में बताया गया है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इस कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, द हेग में है या फिर पेरिस में। तो ये द हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक है ना। और द हेग है कहाँ पर, तो ये नीदरलैंड, ठीक है ना, नीदरलैंड, ओके, ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय तो आपका द हेग नीदरलैंड में है, लेकिन इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। कब, अप्रैल में काम शुरू हुआ था, ठीक है ना, अप्रैल 1946 में। और ये ध्यान में रखेंगे कि आप 1945 ईस्वी में इसकी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अच्छा, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, शिवकिला प्रसिद्ध दर्रा है, प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है शिवकिला। तो ये जो शिवकिला है, शिवकिला दर्रा, ये कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो सिक्किम का ये जो शिवकिला है ये सिक्किम पर्वतीय दर्रा है और वहाँ का प्रसिद्ध है। सिक्किम में आपका एक कंचनजंगा है, कंचनजंगा पर्वत है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना। भारत के हिमालय की, अगर भारत की बोली जाए तो K2 आ जाएगा, जो कि आपका POK में है, ठीक है ना, K2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंचनजंगा सिक्किम में ही है, शिवकिला दर्रा भी सिक्किम में है। और बात करें यहाँ पे तो एक नोट करके लिख लीजिएगा, थांगला हो गया, माना और नीति लिपि लेक दर्रा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, चार बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ये उत्तराखंड के कुमाई श्रेणी में स्थित हैं, थांगला, माना, नीति और लिपु लेक, ये पूछता है आपसे, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से, ठीक है, कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर रिहंद परियोजना से संबंधित है। तो ये आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो पॉइंट्स लिख लीजिएगा आप इससे संबंधित। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है, ठीक है ना, जो भाखड़ा नागल बांध है वो कहाँ पर है आपका, पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और बांध के पीछे बनी झील को क्या है, कौन सी झील है, गोविंद सागर बांध झील है,
तो ये ध्यान में आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका अरावली क्षेत्र से गुजरता है, या विंध्य पर्वत श्रृंखला से, या फिर पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट का तो नामो निशान नहीं होगा और दक्कन का पठार भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कर्क रेखा है ये भारत है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए, ठीक है। तो ये तो भाई पश्चिमी घाट तो आपका ये आ गया और दक्कन का पठार आपका ये आ गया, तो ये तो आएगा होगा ही नहीं। अरावली का हम शक कर सकते हैं और आप विंध्य का। तो बात क्या है कि गुजरती है, तो ये अरावली आपका राजस्थान के इधर साइड से आ जाता है और राजस्थान का ये कम थोड़ा पार्ट लेता है कर्क रेखा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विंध्य श्रृंखला, जो कि आपका जो है कर्क रेखा इससे गुजरता है। तो कर्क रेखा जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश शून्य रेखा बताया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कथन है, ए और बी कथन दिया है और आप जानते हैं आपके सीटेट में कथन और कारण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यही सीटेट का तरीका है पेपर लेने का, ठीक है ना। ऐसे ही पैटर्न्स होते हैं पेपर के सीटेट के, तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसमें अगर बात करूं तो ए आपका कहता है हिंद महासागर की जो तट रेखा है दंतुरित और अनियमित है हिंद महासागर की। क्या ये बात सही है? दूसरी बात है इसमें, दूसरा जो बी है इसका कहना है कि दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो इसका जो ऑप्शन है सही है गलत है क्या है? देखिए इसमें बोला है हिंद महासागर की जो तटरेखा है वो दंतुरित और अनियमित है, तो ये गलत हो जाएगा। बल्कि आपका दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थित हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका सही हो जाएगा, यानी ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। अगला आपका है, नोट करके देख लीजिए यहाँ पे। व्यापार की दृष्टि से अगर बात करें तो महासागर सबसे जो अटलांटिक महासागर है सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये आपसे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर की बात करूँ तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है, बड़े से छोटे आकार के, यानी घटते क्रम पर 5 महासागर बताइए घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा आपका है प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा आपका हिंद महासागर हो जाएगा और चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी महासागर। लास्ट में आपका आता है आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा होता है। ओके, अगला प्रश्न है कथन और कारण से ही आपका है, ठीक है। और इसमें अगर बात करूं तो वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए, ठीक है, उसकी विशेषता बतानी है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दूसरा है यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, यानी इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और बादल भी नहीं होते हैं और इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो ये वायुमंडल की किस परत की, किस लेयर की बात हो रही है? क्षोभ मंडल की बात हो रही है या समताप मंडल की या फिर मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल? तो ये आपका समताप मंडल की बात हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें आपका वायुयान चलते हैं, ठीक है ना। जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह हो गए, वायुयान हो गए, वो आपके समताप मंडल में ही चलते हैं और समताप मंडल में ही आपकी ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मैंने बताया आपको लगभग बात करें अगर बात करें तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और इस मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति मानी गई, यानी हवाई जहाज़ इसमें ही उड़ते हैं। बात करें यहाँ पे जो हमारा वायुमंडल है उसकी परतों में को विभाजित अगर करें तो 5 परतें हैं। पहला क्षोभ मंडल जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं,
समताप मंडल जिसमें वायुयान उड़ते हैं और ओजोन परत पाए जाते हैं। मध्य मंडल, फिर आपका बाह्य मंडल जिसे आप आयन मंडल कहते हैं, जहाँ पे उल्का आकर गायब हो जाती हैं, और ये आपका सबसे बहिर्मंडल होता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, ये आपका हो जाएगा समताप मंडल, और ये आपका हो जाएगा मध्य मंडल, ये आपका है बाह्य और मंडल या फिर आयन मंडल, और सबसे लास्ट वाला ये आपका बहिर्मंडल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, फिर से कथन और कारण से है। कथन है आपका पहला, समान समुद्र तल पर वायुदाब वायुताप के अनुसार बदलता रहता है। तो समान समुद्र तल पर वायुदाब जो होता है वायुताप के अनुसार बदलता रहता है। बी कहता है कि उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। क्या ये बात सही है? तो इसमें अगर बात करें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा। समान जो समुद्र तल पर वायुदाब है वो वायुताप के अनुसार बदलते रहते हैं, ये बात सही है। उच्च ताप वाले जो क्षेत्र हैं निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ये बात भी सही है, और दोनों ही एक व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये उसके बारे में है, आप देख लेंगे, ठीक है ना। ये आप देख लेंगे वायुदाब को मापने की जो आपकी मापने की इकाई है, वायुदाब की जो मापने की इकाई है वो मिलीबार होती है। और वायुदाब को मापने के लिए आप क्या यूज़ करते, कौन से यंत्र का? तो बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं वायुदाब को मापने के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। बाकी आप इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? स्टिल्ट पर, ठीक है ना, स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? तो ये आपका सीटेट का प्रश्न है। ये दिखने में अच्छे लगते हैं और कम लागत में बन जाते हैं, इसलिए ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं, या फिर ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं, या ये गर्मी को बाहर रखते हैं और ठंडे होते हैं। क्यों? तो ये आपका यहाँ पे बात करें, स्टिल्ट पर मकान को क्यों बनाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं, इसलिए स्टिल्ट पर मकान बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमा होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। यह स्थान जहाँ भवन और बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव कहा जाता, बसाव स्थान कहते हैं, ठीक है। आदर्श बसाव स्थान के लिए प्राकृतिक जो दशाएं होती हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए? तो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि हो और उपजाऊ मिट्टी हो। तो ये चार आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और डेली आपका 30 मिनट का ये क्लास होने वाला है, प्रैक्टिस सेट, और मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।